सभी को नमस्ते। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉ विद ट्विंस एंड मुकेश मुनीश लॉ क्लासेस में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज के इस लेक्चर में हमने भारतीय साक्षर अधिनियम के लेक्चर नंबर 22 को डिस्कस करना है, जिसमें हम लोग सेक्शन 26 ए ऑफ भारतीय साक्षर अधिनियम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर जुडिशरी, एलएलबी, बीएलएलबी, एपीओ। आप चाहे सीसीएसयू यूनिवर्सिटी से लॉ कर रहे हो, एचपीयू से कर रहे हो, एमएसयू से कर रहे हो, एमडीयू से कर रहे हो, आप सीयू से कर रहे हो, पीयू से कर रहे हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से कर रहे हो, उस्मानिया यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, जम्मू यूनिवर्सिटी, जिस मर्जी यूनिवर्सिटी से लॉ कर रहे हो, आज का लेक्चर तो इतना इंपॉर्टेंट है कि हर पेपर में क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर डाइंग डिक्लेरेशन की बात करें, पहले आपको बता देता हूं मैं, जो सेक्शन नंबर 26 है भारतीय साक्षर अधिनियम का, जो पहले कभी 32 हुआ करता था इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो बात करता है स्टेटमेंट बाय पर्सन हु कांट बी कॉल्ड एज विटनेस। ये उन व्यक्ति की स्टेटमेंट्स की बात कर रहा है जिनको एज ए विटनेस हम कोर्ट में नहीं बुला सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एज ए विटनेस बुलाना पॉसिबल नहीं है, उनकी स्टेटमेंट की बात सेक्शन 26 में करी गई है। और 26 का जो ए पॉइंट है, पहला पॉइंट, वो बात करता है डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में। जो व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद उसे कोर्ट में बुलाना पॉसिबल तो है नहीं, तो मरते मरते उसने कोई स्टेटमेंट दी हो, वो रेलिवेंट होती है सेक्शन 26 ए में। तो ये क्या बोल रहा है कि स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन वेदर ओरल और डॉक्यूमेंट्री, चाहे ओरली कोई बंदे ने स्टेटमेंट दी है, चाहे डॉक्यूमेंट फॉर्म में कोई स्टेटमेंट उसने दी है, मेड बाय अ पर्सन एज टू द कॉज ऑफ हिज डेथ। जब कोई व्यक्ति अपने मृत्यु का कारण बताते हुए कोई स्टेटमेंट बता देता है, जब कोई व्यक्ति उसकी मौत का कारण क्या है, उसको किसने मारा, इसको लेकर वो ओरली या डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में कोई स्टेटमेंट देता है, या वो सर्कमस्टेंसेस बताता है कि उसकी डेथ क्यों हुई, क्या ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे जिनमें उसकी डेथ हुई, उसको हम लोग डाइंग डिक्लेरेशन बोल देते हैं। और वो स्टेटमेंट रेलिवेंट हो जाती है। हम रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स ही पढ़ रहे हैं ना, तो ये स्टेटमेंट रेलिवेंट हो जाएगी। वो व्यक्ति मर जाता है, उसे बाद में कोर्ट में बुलाया नहीं जा सकता, तो वो स्टेटमेंट रेलिवेंट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है ग्राउंड्स बाय डाइंग डिक्लेरेशन एडमिटेड। क्यों हम डाइंग डिक्लेरेशन को एडमिट करते थे, ग्राउंड्स क्या है? पहला ग्राउंड है नेसेसिटी, जरूरत। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि केस ऐसा होता है कि उस केस में हमारे पास केवल और केवल एक व्यक्ति जो मर गया, उसका ही एक स्टेटमेंट होता है, उसके आधार पर केस को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता, कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नहीं होता। तो क्योंकि जो व्यक्ति ने स्टेटमेंट दिया वो मर चुका है, और केवल वही हमारे पास एक सबूत है जिसको लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं, तो इसलिए डाइंग डिक्लेरेशन को एडमिट किया जाता है। डेथ ऑफ डिक्लेरेंट, भाई जो डिक्लेरेशन देने वाला व्यक्ति था जिसने डाइंग डिक्लेरेशन दी, वो तो मर गया, उसकी डेथ हो गई। जब उसकी डेथ हो गई, डिक्लेरेंट की डेथ हो गई, तो हमारे पास और कोई ऑप्शन तो है ही नहीं, सिवाय उसकी स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करने के, एडमिट करने के, हमारे पास तो कोई और ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है ना। तो ये भी कारण है डाइंग डिक्लेरेशन को एडमिट करने का, डाइंग डिक्लेरेशन को महत्व देना, क्योंकि व्यक्ति जिसने स्टेटमेंट दी थी वो मर चुका है। अब उसे कोर्ट में नहीं बुला सकते, उसके साथ क्रॉस एग्जामिनेशन हम लोग नहीं कर सकते। आगे नैमो मॉरिशर प्रिजेमेटर मेंट्री, जिसका मतलब होता है वन हु इज अबाउट टू डाई डज नॉट, वन हु इज about to die does not believe to lie, believe to lie। जो व्यक्ति मरने वाला होता है ना, तो हम लोग ये मानते हैं कि उसने झूठ नहीं बोलना है। कोई व्यक्ति मरते मरते झूठ नहीं बोलता, चाहे वो जैसे मर्जी हो, लेकिन वो व्यक्ति मरते मरते सच ही बोलना चाहेगा। इन तीनों पॉइंट्स के आधार पर हम डाइंग डिक्लेरेशन को महत्व देते हैं। आप समझ गए डीडी होती क्या है? डीडी का सिंपल सा मतलब है, जब कोई व्यक्ति मरते मरते ओरली या डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में अपने मरने का कारण बताया, औरों के मरने का कारण नहीं, डाइंग डिक्लेरेशन। मान ले बंदा बोलता मरते मरते कि राहुल का मर्डर रमेश ने किया, तो वो डीडी नहीं मान जाती। डीडी मतलब अपने मरने का कारण बता रहा है वो व्यक्ति, उसको डीडी बोला जाता है। तो ये तीन ग्राउंड्स हैं, इसलिए हम इसको एडमिट करते हैं। नाउ इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ की बात की जाए, इन दोनों में फर्क है। इंग्लिश लॉ की बात की जाए तो केवल और केवल क्रिमिनल केस में ही डाइंग डिक्लेरेशन रेलिवेंट होती है, और जब डेथ का केस हो तभी और तभी डाइंग डिक्लेरेशन रेलिवेंट होती है।
लेकिन इंडिया की बात की जाए तो चाहे केस सिविल हो चाहे केस क्रिमिनल हो, दोनों केसेस में डाइंग डिक्लेरेशन को रेलिवेंट किया जाता है। चाहे पर्सन की डेथ को लेके केस हो चाहे पर्सन की डेथ को लेके केस ना हो, डीडी इज ऑलवेज रेलिवेंट। तो इन केस ऑफ इंग्लिश लॉ, डीडी इज रेलिवेंट ओनली इन क्रिमिनल केस। इन केस ऑफ इंडियन लॉ, डीडी इज रेलिवेंट इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केस। इंग्लिश लॉ की बात की जाए तो डीडी इज रेलिवेंट ओनली इन सिंगल इंस्टेंस ऑफ होमिसाइड, दैट इज मर्डर। इंग्लैंड में जब किसी बंदे का मर्डर हुआ है और मर्डर जिसका हुआ है वो मरते मरते बोले कि मेरा मर्डर इसने किया, तभी रेलिवेंट डीडी मानी जाती है। पर इंडिया में ऐसा नहीं है। सुसाइड नोट्स आपने सुने होंगे। इंडिया में कोई व्यक्ति अपने सुसाइड का कारण बता रहा है कि मैं मरने जा रहा हूँ और मेरे सुसाइड का कारण मेरा पति है, मेरी माँ है, मेरा फादर है, मेरा ब्रदर है, मेरा ये बॉस है, ये स्टेटमेंट भी इंडिया में रेलिवेंट मानी जाती है। तो इंग्लैंड में तो बंदा का मर्डर किसने कर दिया और मर्डर करने के बाद वो बता रहा है कि मेरा मर्डर किसने किया, ओनली देन डीडी इज रेलिवेंट। इट इज डीडी, डाइंग डिक्लेरेशन। बट इंडिया में कोई व्यक्ति मरते मरते अपना उसका मर्डर हुआ, मरते मरते वो बोल रहा है मेरे साथ किसने किया, तब तो वो रेलिवेंट है। अगर उसका सुसाइड किसने उसके साथ सुसाइड करने के लिए मजबूर किया किसी को और बंदा बोल रहा है कि मुझे सुसाइड करने के लिए इसने मजबूर किया, तब भी वो रेलिवेंट है। इंग्लिश लॉ की बात की जाए तो डीडी टू बी रेलिवेंट मस्ट हैव बीन मेड इन एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ। इन एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ, अगर हम बात करें इंग्लिश लॉ की तो डाइंग डिक्लेरेशन तभी रेलिवेंट होगी जब व्यक्ति मरने वाला हो, उसको एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ हो। एक व्यक्ति को लगता है कि मैं मर जाऊंगा, वो बता रहा है, इंग्लैंड की बात कर रहा हूं मैं, इंग्लिश लॉ में, कि व्यक्ति को पता है मरने वाला हूं, मरते मरते वो बोल रहा है कि भाई मेरा मर्डर इसने किया, तो वो रेलिवेंट होगी। अगर उसको डेथ की एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो कोई स्टेटमेंट दे रहा है, वो रेलिवेंट नहीं होगी इंग्लिश लॉ में। बट इंडिया में ऐसा नहीं है कि बंदा मरते मरते जो स्टेटमेंट देगा वही रेलिवेंट होगी। इंडिया में अगर बंदा, मान लो लड़की है, वो अपने मदर फादर को लेटर लिख रही है कि मेरे सास ससुर और मेरे हस्बैंड मुझे यहाँ पे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं, ताने मार रहे हैं, आप कुछ करके इनको गाड़ी दिला दो। उसके बाद फिर से बहू लेटर लिखती है अपनी माँ को कि इन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया, आज तो इतनी बड़ी बात हो गई कि जो हमारा बेटा है उसके ऊपर भी हाथ उठा दिया। मतलब ऐसी ऐसी बातें वो बता रही है। एक दिन बहू मर जाती है, सुसाइड कर लेती है, पंखे से लटक जाती है। जितने भी लेटर बहू ने लिखे थे ना, वो लेटर जब लिखे तब उसको एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ नहीं थी, मैं मरने वाली हूँ, पर तब भी इंडिया में रेलिवेंट हो जाएगी। इंग्लैंड में रेलिवेंट नहीं होगी। इंग्लैंड में जो डेथ की एक्सपेक्टेशन में स्टेटमेंट दी है वही रेलिवेंट होगी, अदरवाइज रेलिवेंट नहीं होगी। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो स्टेटमेंट्स उसने दी है, कल को बाद में डेथ होती है और जो सर्कमस्टेंसेस जो उसने पहले बताए थे वो सारे रेलिवेंट हो जाएंगे, चाहे उस टाइम पे एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ नहीं थी। इंग्लिश लॉ की बात की जाए तो इंग्लिश लॉ में ये जरूरी है कि स्टेटमेंट मरने से पहले कंप्लीट हो गई हो। एक व्यक्ति मरते मरते पूरी बात बताई कि उसको किसने मारा, अगर स्टेटमेंट हाफ होगी, जरूरी बात नहीं बताई होगी, तो इंग्लैंड में वो स्टेटमेंट इररेलेवेंट होगी, वो एडमिसिबल नहीं होगी। बट इंडिया में पूरी स्टोरी कंप्लीटली बताना जरूरी नहीं है। एक आध चीजें छूट जाए वो भी कोई बात नहीं, मेन पार्ट बता दिया दैट इज इनफ। कुछ रह भी गया तो कोई बात नहीं, वो बाकी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस से हम पता कर लेंगे। ये नहीं है कि हर चीज बतानी है। इफ द डिजीज हैज नरेटेड द फुल स्टोरी, मान लो इंडिया में डिजीज ने पूरी बात बता दी, मरने वाले बंदे ने मरने से पहले पूरी बात बता दी, लेकिन लास्ट क्वेश्चन का आंसर वो नहीं दे पाया, किसी क्वेश्चन का आंसर, तो कोई बात नहीं, स्टिल इट इज रेलिवेंट। इंग्लैंड में जब तक उसके पूरे क्वेश्चन का जवाब वो नहीं देगा, वो स्टेटमेंट रेलिवेंट नहीं मानी जाएगी। जो पूछा जाएगा वो सब कुछ बताएगा, तभी डीडी रेलिवेंट होगी। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में मेन बात बता दी, मेन पार्ट बता दिया, तो वो रेलिवेंट बन जाती है। अब आगे आता है एसेंशियल्स ऑफ डीडी, कंडीशंस फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ डीडी। डीडी मतलब डाइंग डिक्लेरेशन। क्या एसेंशियल्स है डीडी के? तो सबसे पहला एसेंशियल हम देखेंगे क्या कंडीशन है कि भाई डाइंग डिक्लेरेशन का फॉर्म क्या होगा, टू होम, किसको बनाई जाएगी डाइंग डिक्लेरेशन, एंड स्टेटमेंट टू बी मेड एंड इट्स फॉर्म, किसको ये स्टेटमेंट डीडी किसको करी जाती है और इसकी फॉर्म क्या होगी। टू होम की बात की जाए तो डीडी पुलिस वालों की जा सकती है, डीडी डॉक्टर की जा सकती है, डीडी मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड की जा सकती है, डीडी फ्रेंड को रिकॉर्ड, किसी को भी। ऐसा नहीं है कि रूल है कोई कि डाइंग डिक्लेरेशन तभी रेलिवेंट होगी जब मजिस्ट्रेट के पास रिकॉर्ड की जाएगी। हाँ, मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड होगी तो उसकी वैल्यू ज्यादा ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। बट डाइंग डिक्लेरेशन किसी के सामने भी रिकॉर्ड हो सकती है, पुलिस के सामने भी, मजिस्ट्रेट के सामने भी। अब मान लो कहीं पता चला कि कहीं मर्डर हुआ है, पुलिस वहां पहुंच जाती है और वो व्यक्ति सांस ले रहा था, अभी मरने वाला था, पर एकदम से पुलिस पहुंच जाती है, उसे पानी पिलाती है, उसे पूछती है क्या हुआ, तो वो बता देता है मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे इसने मारा, तो वो डीडी रेलिवेंट है। डीडी चाहे पुलिस को दो,
मजिस्ट्रेट को दो, किसी को भी दो, ये रेलिवेंट मानी जाती है। लेकिन जब भी बात की जाती है फॉर्म की कि किस फॉर्म में ये होनी चाहिए, तो ये ओरल भी हो सकती है, ये डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती है, ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है, रिटन, ओरल, इवन ये जेस्चर के माध्यम से भी हो सकती है। और यही बात जेस्चर वाली बात बोली गई थी क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला में। क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला में क्या हुआ था, ये लड़की का गला अब्दुल्ला ने काट दिया। लड़की हॉस्पिटल में थी, लड़की को बोला गया तुम्हारे साथ ये किसने किया, लड़की बोल नहीं पा रही थी, गला काटा हुआ था। लड़की ने इशारों से उसे बोला गया कि भैया तुम बताना जिसने तुम्हारे साथ ये किया, जब उसका नाम आएगा। सबका नाम लिया गया, फैमिली मेंबर्स का। लड़की चुप रही, शांत रही। जैसे अब्दुल्ला का नाम लिया गया, लड़की ने हाथ हिलाना शुरू कर दिए, बोलने की कोशिश करना शुरू करी। कोर्ट समझ गया कि लड़की बोलना चाहती है, अब्दुल्ला ने उसका गला काटा हुआ है। और ये जेस्चर जो आप वापसी अपनी डीडी देते हो, इट इज आल्सो रेलिवेंट। फर्स्ट इज किसको आप दे सकते हो और क्या इसकी फॉर्म होनी चाहिए। सेकंड, पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट मस्ट बी राइट। ये बहुत जरूरी है कि पर्सन मरना आवश्यक है। पर्सन मरेगा नहीं तो उसकी स्टेटमेंट किसी और सेक्शन में रेलिवेंट होगी, एज अ डाइन रिलेशन रेलिवेंट नहीं होगी। इट इज नेसेसरी दैट डेथ मस्ट बी अकर्ड, इट इज नॉट नेसेसरी दैट डेथ मस्ट बी इमीडिएटली अकर्ड, बट यस इट मस्ट अकर। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया ना कि 5-6 महीने से बेटी अपने फादर मदर को बोल रही है कि ऐसे ऐसे मुझे तंग कर रहे हैं, मुझे परेशान दहेज के लिए कर रहे हैं परेशान, तो वो सारे लेटर डाइन डिक्लेरेशन माने जाएंगे। डेथ चाहे 5-6 महीने के बाद लड़की ने सुसाइड किया है, पर पिछले 5-6 महीने के जो लेटर है वो सारे रेलिवेंट होंगे। डेथ होनी चाहिए, इमीडिएटली डेथ हो ऐसा जरूरी नहीं होता। अब थर्ड पॉइंट बोलता है स्टेटमेंट मस्ट रिलेट टू द कॉज ऑफ हिज डेथ और द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ट्रांजेक्शन विच रिजल्टेड ऑफ हिज डेथ। तो ये बोल रहा है कि जो स्टेटमेंट बंदा देगा उसको डाइन डिक्लेरेशन तभी माना जाएगा जब वो उसकी अपनी डेथ को लेकर है, या उन सर्कमस्टेंसेस को लेकर है जिन सर्कमस्टेंसेस में डेथ कोज हुई थी। रतन चंद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1959 में क्लियर किया था कि व्यक्ति मरते मरते बोल रहा है कि किसी और की डेथ किसने करी, तो वो रेलिवेंट नहीं होगा। व्यक्ति अपने डेथ का कारण बताए, अपने मरने के डेथ का कारण बताए, अपने सर्कमस्टांसेस का कारण बताए। जैसे केस था पकाला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्पर 1939 का, प्रीवी काउंसिल का। बहुत ही लैंडमार्क केस है। इस केस में क्या हुआ, एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति बोलता कि यार मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ, मेरे दोस्त ने मुझसे पैसे लिए थे तो मैं उससे पैसे वापस मांग रहा था, तो उसने मुझे अपने घर बुलाया हुआ है। पत्नी बोलती है ठीक है तुम जाओ। वो चला गया पैसे लेने के लिए, पर वापस वो नहीं आया। उसकी डेड बॉडी एक बैग में मिली नदी किनारे। तो कोर्ट ने बोला कि जो भी पत्नी को उसने बताया कि मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूं, ये सारे सर्कमस्टेंसेस बता रहे हैं, ये सर्कमस्टेंसेस जो पति बता के गया था, दीज सर्कमस्टेंसेस आर डाइन डिक्लेरेशन। क्योंकि डीडी के लिए स्टेटमेंट भी आती है और डीडी में सर्कमस्टेंसेस बताना भी आते हैं। कोई व्यक्ति स्टेटमेंट देता है तो भी डीडी बनी मानी जाएगी, कोई व्यक्ति सर्कमस्टेंसेस बताता है जिसके तहत डेथ हुई तो भी डीडी ही मानी जाती है। तो बकाला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर 1939 केस में प्रीवी काउंसिल ने क्लियर कर दिया कि अगर वो पति अपनी पत्नी को बोल के गया है कि मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूं और मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया पैसों के लिए, तो वो सर्कमस्टेंसेस थे जिसकी बाद उसकी डेथ हुई है, वो सारे रेलिवेंट माने जाएंगे। अगली जो एसेंशियल पॉइंट है डाइन डिक्लेरेशन के लिए वो है स्टेटमेंट मस्ट रेफर्स टू कॉज ऑफ डेथ। व्यक्ति की जो स्टेटमेंट है वो व्यक्ति की डेथ को लेकर, क्या कॉज था डेथ का उसको लेकर होनी चाहिए। इट मस्ट रेफर टू द कॉज ऑफ डेथ। व्हाट इज द कॉज ऑफ डेथ, डेथ क्यों हुई है। स्टेटमेंट मस्ट बी कंप्लीट एंड कंसिस्टेंट इन द सेंस की स्टेटमेंट बंदा कंप्लीट करे, मेन पार्ट सारा बता दे पर्सन। कोई अगर बीच में बातें छूट जाएं जो इतनी जरूरी नहीं है केस के लिए तो कोई बात नहीं, पर मेन बात तो पूरी बताए। और कंसिस्टेंट, अपनी स्टेटमेंट्स पर्सन के आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होनी चाहिए, स्टेटमेंट कंसिस्टेंट उसकी होनी चाहिए। अब अगला जो पॉइंट है ये भी इसमें आएगा कि डाइन डिक्लेरेशन के जो इसेंशियल पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं उसी में कि एफआईआर एज डाइन डिक्लेरेशन। कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति जाता है और मरते मरते ये तो एफआईआर दर्ज कराता है कि भाई ऐसे ऐसे क्राइम हुआ, और साथ में स्टेटमेंट भी देता है कि मेरे साथ ऐसा किसने किया। मतलब व्यक्ति जाएगा थाने में कि मुझे राहुल ने मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश करी, मुझे मारा, या मुझे मरने वाला कर दिया, और साथ में उस टाइम मर जाता है वो। एफआईआर भी दर्ज हो गई और साथ में डीडी भी हो गई, तो क्या होगा। तो के रामचंद्र रेड्डी वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर 1976, इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने बोला था कि जब कोई व्यक्ति एफआईआर दर्ज कराता है और साथ में
वो डाइंग डिक्लेरेशन दे देता है तो वो दोनों रेलिवेंट मानी जाएंगी, एफआईआर भी रेलिवेंट है और डीडी जो दी गई है वो भी इस केस में रेलिवेंट मानी जाएगी। अब स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ डीडी। जो डीडी दी जाती है उसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, कोर्ट में उसको कितना महत्व दिया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे बात आती है कोरोबरेशन की, कि क्या अगर कोई व्यक्ति मरते मरते स्टेटमेंट देता है तो उसको कोरोबरेट करना चाहिए बाकी सबूतों के साथ या नहीं करना चाहिए, या वो अपने आप में बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण सबूत है। तो मैं सिंपल सी बात बोलना चाहूंगा। पहली बात ये है कि जो डीडी है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एविडेंस, वेरी गुड एविडेंस। और हमारे सेक्शन 26A में या पूरे बीएसए में कहीं भी नहीं लिखा है कि डीडी को आप कोरोबरेट करो, डीडी को कोरोबरेट करना ही पड़ेगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। देयर इज नो रूल ऑफ लॉ दैट डीडी शुड बी कोरोबरेटेड, ये कोरोबरेट हो ऐसा कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। लेकिन ऑर्डिनरली इट इज नॉट कंसीडर्ड सेफ टू कन्विक्ट एन अक्यूज्ड पर्सन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डीडी बिकॉज ऑफ इनहेरेंट वीकनेस। लेकिन केवल डीडी के आधार पे, डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पे आप किसी को कन्विक्ट कर दो, किसी को आप सजा दे दो, ये भी सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहली बात ये हियरसे एविडेंस है। कई व्यक्तियों के घायल पड़ा हुआ है, पुलिस आती है उसे पकड़ती है, क्या हुआ, वो बोलता है जी मुझे इसने अटैक किया। वो बता रहा है पुलिस को मुझे मेरे ऊपर उसने अटैक किया, पक्का होना पता उसने अटैक किया नहीं किया, हियर से एविडेंस है, देखा तो है नहीं अपनी आंखों से पुलिस ने। क्योंकि ये हियर से एविडेंस है इसलिए माना जाता है कि कोरोबरेट करो आप चीजों को। कोरोबरेशन इज नेसेसरी, कोरोबरेशन इज नेसेसरी कि आप आपस में कोरोबरेट करो चीजों को, क्योंकि कोरोबरेशन होगा तभी फायदा है। अकेला अगर व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे उसने मारा, व्हाट्सएप जो वो बोल रहा है उस पर विश्वास कर लेंगे तो ये हियरसे एविडेंस है, और हियरसे एविडेंस वीक होता है, आपको पता है। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन ऑफ डेक्लेरेंट, दूसरा पॉइंट है कि जो डेक्लेरेंट है, जो डिक्लेरेशन दे रहा है, वो कंफ्यूज हो सकता है, उसका स्टेट ऑफ कंफ्यूजन ये हो सकता है, डेक्लेरेंट कंफ्यूज हो सकता है इस बात के लिए बेसिकली, पता नहीं क्या हुआ होगा। मैं मान लो कोई व्यक्ति है वो घायल पड़ा हुआ है, उसके पास जाते हैं, उससे पूछते हैं तुम्हें किसने मारा, हो सकता है उसके माइंड में 50 लोगों की तस्वीर घूम रही है, वो कंफ्यूज है, वो किसी का नाम ले दे, वो बेचारा अपने घर बैठा हुआ था, वो किसी दूसरे अपने दुश्मन का नाम ले लेता है जबकि उसको मारा उसके दोस्त नहीं है। मतलब कंफ्यूजन भी पैदा हो सकती है बंदे के माइंड में। तो कहीं ना कहीं जब एक व्यक्ति मरने वाला हो, वो पहले से ही चोटिल है, तो वो किसी का भी नाम ले सकता है जो उसको लगता है, जो उसको प्रज्यूम हो रहा है, जो उसको इमेजिन हो रहा है, जो उसको लगता है मेरा दुश्मन है, वो उसका नाम ले देगा। तो कहीं ना कहीं डीडी को बिना कोऑपरेशन के आगे महत्व हमें नहीं देना चाहिए। आगे substantive piece of evidence, yes it is substantive piece of evidence, it is very important piece of evidence, it is not to be ignored, हम इसको डेफिनेटली महत्व देते हैं, बट हाँ एज ए रूल ऑफ प्रूडेंट आप लिख सकते हो, एज अ रूल ऑफ प्रूडेंस। प्रूडेंस मतलब समझदारी का रूल यही है कि डीडी के ऊपर हम रिलाई नहीं करें अनलेस कोरोबरेटेड विद द मटेरियल पर्टिकुलर्स। बाकी मटेरियल एविडेंस के साथ के साथ इसको कोरोबरेट करो, तभी इसके ऊपर विश्वास करो, तभी ज्यादा सही है। राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में 1988 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि डीडी सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है, इसको कोरोबरेट करने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन एज ए रूल ऑफ प्रूडेंस हमें इसे कोरोबरेट करना चाहिए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हम केवल किसी व्यक्ति, जो बंदा कंफ्यूज है, जो लास्ट टाइम पे अपने दुश्मनों को फंसा सकता है, जो मरते मरते अपने किसी दुश्मन का करियर खराब कर सकता है, उसको जानबूझ के फंसा, मैं तो डूबूंगा तुझे भी ले डूबूंगा, ऐसी सोच किसी की हो सकती है, तो कोई किसी को फंसा भी सकता है। इसलिए डीडी बड़ा महत्वपूर्ण एविडेंस है, यस इसमें डाउट कोई नहीं है, बिकॉज मरते मरते कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा ऐसा माना जाता है, लेकिन उसको बाकी सबूतों के साथ भी कोरोबरेट करो कि भाई सच में जिसका नाम ये ले रहा है अपनी डीडी में वही बंदा क्रिमिनल होगा कि कोई और होगा, और एज ए रूल ऑफ प्रूडेंस आप इसको कोरोबरेट करो। ये कंक्लूसिव एविडेंस बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये एविडेंस फाइनल है, जो जो इसमें लिखा गया वही फाइनल है, नो इट इज नॉट कंक्लूसिव, इट इज सब्सटेंटिव एविडेंस बट इट इज नॉट द कंक्लूसिव वन। तारे चंद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1962 सुप्रीम कोर्ट, डाइंग डिक्लेरेशन बिफोर मजिस्ट्रेट हैज मोर वैल्यू देन डीडी बिफोर अदर्स। अगर डीडी मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड हो रही है उसकी ज्यादा वैल्यू है, अगर डीडी औरों के सामने रिकॉर्ड हो रही है उसकी फिर भी कम वैल्यू है, ऐसा इस केस में कोर्ट ने बोला था। बाकी डीडी आप किसी के सामने भी रिकॉर्ड कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए प्रॉपर, जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये नोट्स तो आपको फ्री मिलेंगे ना, जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये तो फ्री में अवेलेबल है, जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन में अभी हाथों से लिखे हुए। इनको लेने के लिए हमारे टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कीजिए, लॉ बिटवीन्स को, वहां पे प्रत्येक लेक्चर के नोट्स दिए हुए हैं मैंने, जितने भी बीएससी के लेक्चर पढ़ाए हुए हैं वही नोट्स मिलेंगे, मुझे व्हाट्सएप मैसेज मत करना। व्हाट्सएप में आपको केवल और केवल पेड नोट्स मिलेंगे, पेड नोट्स हमारे पूरे कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं। आप एलएलबी कर रहे हैं, आप बीए एलएलबी कर रहे हैं,
आप CCSU से LLB BLLB कर रहे हैं, MSU से कर रहे हैं, HPU से कर रहे हैं, PU से कर रहे हैं, पंजाबी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, DU से कर रहे हैं, लखनऊ से कर रहे हैं, KU से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, आप MDU से कर रहे हैं, दयानंद यूनिवर्सिटी, आप जो है वो किसी भी यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उस्मानिया यूनिवर्सिटी, आपको मेरे लेक्चर रामबाण सिद्ध होंगे। LLB के दौरान, BLLB के दौरान तो छोड़ दो, आप आगे जाके APU की तैयारी कर रहे हैं, आप जुडिशरी तैयारी, यही चीजें हैं जो पेपर में आती हैं, अच्छे से पढ़ लोगे तैयारी हो जाएगी। मत सोचना कि हमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, यही चीजें हैं, बस इसको पॉलिश करना है। इसमें प्रॉपर नोट्स चाहिए, आपको प्रॉपर केस लॉस चाहिए, वो ध्यान रखना है, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपने अगर कोई भी नोट्स मटेरियल लेक्चर, हमारे डिटेल लेक्चर, डिटेल में अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव, अब BSc आप यहाँ पढ़ रहे हैं, पर BSc मैंने पूरा अपनी ऐप में पढ़ा रखा है, हमारी एप्लीकेशन में पेड है, वो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव है, क्लासरूम लेक्चर है, वो चाहिए BSc डिटेल में, तो वो लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। काफी डिटेल में नहीं चाहिए, केवल 7-8 घंटे में अच्छे से चाहिए, तो भी मैसेज कीजिए हमारे इन्हीं नंबर पे। BSc पढ़ा रहा हूँ, BNSS, CPC, लैंड लो, एडमिनिस्ट्रेटिव लो, मुस्लिम लो, हिंदू लो, जूरिस्प्रूडेंस, कोई भी लो का सब्जेक्ट है, AIBE, LLM एंट्रेंस, आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कीजिए, आपकी जर्नी लो की बहुत आसान हो जाएगी। हमारा पढ़ाना कोई ऐसा नहीं है कि हम मजाक करके पढ़ा रहे हैं, हम बंदों को सीरियस वे में पढ़ाते हैं। मैं यहाँ नंबर दोबारा से लिख देता हूँ ताकि आपको 9864 92 276 एंड 9866, आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी और आपका कैरियर भी अच्छा बन जाएगा। आगे आता है DD सोल बेस ऑफ कन्विक्शन। क्या डायरेक्शन केवल एक सोल बेस हो सकती है कन्विक्शन का? केवल DD के आधार पे आप किसी को सजा दे सकते हो? रामनाथ मधु प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ MP 1953 सुप्रीम कोर्ट observed that it is settled law that it is not safe to convict the accused person merely on the evidence furnished by the DD without further corroboration because such statement is not made on oath and is not subject to cross examination। जो व्यक्ति मर गया उसको कैसे क्रॉस करेंगे? नहीं कर सकेंगे। जो व्यक्ति मर गया उसकी स्टेटमेंट बेसिकली ओथ पे हो नहीं पाएगी। तो हो सकता है उसने किसी को फंसाने के लिए झूठी बोल दिया हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये ऑब्जर्व किया है कि DD के आधार पे आप किसी को सजा मत दो, DD के साथ आप एज ए रूल ऑफ प्रूडेंस बाकी एविडेंसेस को भी साथ में देखो। बट इन कौशल राव स्टेट ऑफ बॉम्बे, अब इसमें देखते हैं क्या हुआ। 1958 सुप्रीम कोर्ट का केस है, बड़े महत्वपूर्ण, नोट्स में चलते हैं। कौशल राव वाले केस में बड़े महत्वपूर्ण केस है, इसमें कोर्ट ने क्या बोला। कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, इसमें क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ले डाउन द फ्लोइंग गाइडलाइंस, देखो ध्यान से। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? पहला सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देयर इज नो एब्सोल्यूट रूल ऑफ लॉ, देयर इज नो एब्सोल्यूट रूल ऑफ लॉ दैट डाइंग रिलेशन कांट बी द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन अनलेस corroborated। ऐसा कहीं भी लिखा नहीं हुआ है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि ऐसी बात तो आर्टिकल सेक्शन 26A में भी नहीं लिखी हुई है और पूरे BSc में कहीं नहीं लिखी हुई है कि corroboration की आवश्यकता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। Each case must be determined on its own facts keeping in view of circumstances of the case in which DD was made। लेकिन हर केस में आपको केस के सर्कमस्टांसेस देखने पड़ेंगे जब DD बनाया गया। मतलब बेसिकली ये बोलना चाहता है कि वैसे तो हमारे लॉ में कहीं नहीं बोला हुआ है कि DD तभी महत्वपूर्ण होगी, तभी उसको महत्व दिया जाएगा जब वो कोरोबरेट किया जाएगा उसको, ऐसा नहीं लिखा हुआ। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, हम हर केस में केस टू केस हम देखेंगे कि DD जो बंदे ने दी है उसको हमने कोरोबरेट करना है कि नहीं करना है। A DD is not a weaker kind of evidence than any other piece of evidence. It stands on same footing as any other piece of evidence। तो DD जो कोई weaker type of evidence नहीं है, इसकी वैल्यू वैसी है जैसे बाकी अदर एविडेंसेस की होती है। A DD recorded by a competent magistrate is in a proper manner in the form of question and answer having more value। अगर DD आपके ना मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर लेंगे तो उसकी ज्यादा वैल्यू हो जाएगी, अगर वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में रिकॉर्ड किए जाएंगे तो उसकी ज्यादा और ज्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी। ऐसा सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं DD के एविडेंशियरी वैल्यू के रिगार्डिंग। आगे लिखा हुआ है, इफ कोर्ट आफ्टर टेकिंग एवरीथिंग इनटू कंसीडरेशन इज कन्विंस्ड दैट DD इज ट्रू, इट इज ड्यूटी ऑफ कोर्ट टू कन्विक्ट नॉट विथस्टैंडिंग देयर इज नो कोरोबोरेशन। देखो इन्होंने कोरोबोरेशन का
कब कोरोबोरेशन की आवश्यकता नहीं है, पूरे इस केस में बताया गया कौशल राव में। वैसे तो भी जो ऊपर केस है रामनाथ माधव वाला, उसमें बोला गया कोरोबोरेशन बहुत जरूरी है, इसके बिना डीडी को महत्व मत दो। पर नीचे क्लियर कर दिया कि कब हम लोग डीडी को जस्ट बेस मान के किसी को कन्वर्ट कर सकते हैं, हमें कोरोबोरेशन की आवश्यकता भी नहीं है। वो तभी होगा जब मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेंगे, जब क्वेश्चन फॉर्म में रिकॉर्ड होगी, जब किसी प्रकार कोई डाउट नहीं होगा, तब होगा, ऐसा होगा। अब लास्ट है, अगर डीडी पुलिस को दी जाएगी तो क्या होगा। स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस शरीफ के केस में 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पहली बात तो ये है कि डीडी आप जिस मर्जी के सामने दे सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि डीडी मजिस्ट्रेट के सामने हो। हाँ, मजिस्ट्रेट के सामने हो तो ज्यादा वैल्यूएबल मानी जाती है। इन द केस स्टेटमेंट वाज मेड टू एएसआई, question arose that whether declaration is reliable or admissible in the court of law. Court held that DD is made to police can't be disregarded on the ground that it is made to police. There is no requirement of law that DD must be made to magistrate only. ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि मजिस्ट्रेट के सामने होगी, इट इज नॉट टू बी डिसरिगार्डेड। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं। प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके किए बिना मत जाना। हमारा जो चैनल है मुकेश मुनीश लो क्लासेस, उसको जरूर प्यार देना अपना, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करना। आपकी जर्नी चाहे एलएलबी कर रहे हो, सीसीएसयू से कर रहे हो, एमएसयू से कर रहे हो, पीयू से कर रहे हो, डीयू से कर रहे हो, लखनऊ से कर रहे हो, कुरुक्षेत्र से कर रहे हो, एनएलयू से कर रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से कर रहे हो, या किसी भी विश्वविद्यालय से कर रहे हो, हमारी बहुत हेल्प आपको मिलने वाली है। कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।